दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज के लिए। दोस्तों यूं तो मीडिया में काफी सारी डिबेट्स हो रही हैं, हल्ला बोल हो अंजना ओम कश्यप का, रूबिका लियाकत का अफगानिस्तान को लेकर के वो मसला हो जिसके बारे में बहस चलना जरूरी है, लेकिन सिलेंडर के ऊपर बहस नहीं चलती है, गैस के सिलेंडर के ऊपर बहस नहीं चलती, महंगाई के ऊपर बहस नहीं चलती, बेरोजगारी के ऊपर बहस नहीं चलती। बहस चलती है तो सेट एजेंडे पर बहस चलती है, जो एजेंडा सेट प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्रालय ने कर दिया है इन मीडिया चैनलों के लिए। अब साहब चलिए, मीडिया चैनलों के लिए जो सेट हो गया, लेकिन अब इन लोगों की जो खबरें होती हैं उन खबरों में से खबर निकालना भी एक आर्ट होती है। जी हाँ, आज मैं बात करना चाहूंगा अंजना ओम कश्यप के उस प्रोग्राम के हल्ला बोल की, जिस हल्ला बोल में जातिगत गणना को लेकर के बवाल मचा हुआ था, जिसमें समित पात्रा से लेकर के अजय आलोक, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग और भी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के लोग काफी सारे मौजूद थे। बात चलने लगी ओबीसी के ऊपर, यादव वोट बैंक के ऊपर, बात चलने लगी कि जनगणना आधारित होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, टोटल जनगणना जो जाति आधारित हो उसकी जनगणना होनी चाहिए, और उसके बाद एक नीति बननी चाहिए, जिसके समर्थन में एक के बाद जो थे पहलवान उतरते हुए नजर आए। राजनीतिक पहलवान ही कहूंगा मैं उन्हें। उनमें नीतीश कुमार का बयान सबसे पहले आया, लगा कि नीतीश कुमार कल ही विद्रोह का झंडा थाम लेंगे और मोदी सरकार की तरफ अपने व्यंग्य बाणों का जो तीर है वो उठा लेंगे। उसके बाद तेजस्वी यादव के भी वही बोल हो गए, अखिलेश यादव के भी वही बोल हो गए, और तो और मायावती के भी बोल वही हो गए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जातिगत गणना जनसंख्या की गणना कराती है तो हम इस सरकार का साथ देंगे। अब थोड़ी सी बारीक शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि आज इस बहस का मतलब क्या था। क्या ये कोई वो ऐसा चक्रव्यूह है जो विकास को या उन सवालों को देश की जनता के बीच गुम कर देना चाहता है जिन सवालों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की सरकार घिरी हुई है? चाहे वो सरकारी उपक्रम बेचने का मुद्दा हो, चाहे वो सेना का मुद्दा हो, चाहे विदेश नीति में अफगानिस्तान पर सरकार के फेल होने का मुद्दा हो, तब ये जातिगत आधारित जनगणना का यहाँ पर अचानक से बहस होना हल्ला बोल पर ये आशंकित करता है, एक आशा और भी जगाता है, एक दाव पेच और भी सामने आता है, जो लगता है कि शायद कांग्रेस के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है, एक थर्ड मोर्चे के रूप में, जिसकी अगुवाई आने वाले टाइम में नीतीश कुमार करेंगे, जिसका साथ अखिलेश यादव भी होंगे, जिसके साथ नीतीश कुमार भी होंगे, तेजस्वी यादव भी होंगे, और आपके शरद पवार भी होंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी होंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस कहाँ एग्जिस्ट करेगी? लेकिन इस बहस में अंजना ओम कश्यप के हल्ला बोल में आखिर ऐसा क्या था जिसको आधार बना करके मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूं? तो थोड़ा इस डिबेट के वो अंश सुन लीजिए जिन अंशों के आधार पर मैं अपना एक राजनीतिक एनालिसिस पेश कर रहा हूं। तो ये बहस आप सुन लीजिए। आइए चर्चा की शुरुआत फिर नए सिरे से करते हैं। संगीत रागी जी, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी, अपनी बात 2 लाइन में पूरी करें। देखिए अंजना जी, मैं ये कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में पिछला विधानसभा चुनाव के पास नीतीश जी की जो आर्थिक जो राजनीतिक पूंजी थी उसको बहुत बड़ा सदमा लगा है, और कहीं न कहीं उनके ये मन में है कि जो विपक्ष की राजनीति के अंदर जो है वो कोई केंद्र नहीं बन पा रहा है। ऐसा संभव है, ये मेरा आकलन है, एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते ये मेरा आकलन है कि कहीं न कहीं वो जरूर चाहते हैं कि जातीय विमर्श को फिर से बिहार की राजनीति में खड़ी की जाए, जो उनको शायद वो समझते हैं कि उनमें शायद उनका राजनीतिक भविष्य फिर से चमक उठेगा। इसके अतिरिक्त मुझे और कोई कारण नहीं दिखता है। नतीजा यही है कि आप देखेंगे कि चूंकि ओबीसी आरक्षण का मामला जो है, ओबीसी को निर्णय करने का मामला सारे क्षेत्रीय राज्य सरकारों को दे दिया गया है, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि सारी क्षेत्रीय पार्टियां
जातीय राजनीति को और धारदार बनाएगी और तेज करेंगी। और मुझे लगता है कि यदि जातीय विमर्श में भारतीय जनता पार्टी फंसती है तो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान ज्यादा होगा और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं यही दाव चलना चाहते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को संभल करके रहना चाहिए। बीजेपी के नेता भी आपकी जानकारी के लिए आज गए थे जब प्रधानमंत्री से ये मुलाकात हो रही थी। कौशल कांत मिश्रा की आवाज जुड़ी क्या? मिश्रा जी, आवाज आ रही है? क्या दिक्कत है जाति जनगणना में? वो कह रहे हैं कि हाँ जी, अंजना। हाँ बोलिए। अंजना जी, मैंने दो वक्ताओं की बात सुनी। एक तिवारी जी, उन्होंने अमीरी गरीबी की बात की और उन्होंने, हर आदमी ने एक बात को कहा, जाति एक सच्चाई है। मैं भी मानता हूं जाति एक सच्चाई है, लेकिन उसी सच्चाई के साथ जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम है। जातिवाद की वजह से संघर्ष होता है, जातिवाद की वजह से भेदभाव होता है, जातिवाद की वजह से ऑनर किलिंग होती है, जातिवाद की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसके लिए इतने सारे केसेस फाइल होते हैं। इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ जाति की वजह से होते हैं। इतने सारे संघर्ष, बिहार जातीय संघर्ष का एपेक्स पीक रहा है पूरे हिंदुस्तान में, वहां पे इतने बड़े संघर्ष होते रहे हैं सिर्फ जाति के नाम पे। और उसके बाद भी अगर अजय आलोक को यह लगता है कि जाति आधारित जनगणना करके हम एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर लेंगे, तो मुझे उनकी बुद्धि पे तरस आता है। दूसरी चीज, अगर हम सब लोग, सारी पॉलिटिकल पार्टियां कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बंधी हुई हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम कास्टलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें कास्ट को खत्म करना चाहिए धीरे धीरे। जिस 9 जजेज में इंदिरा साहनी की बात करते हैं, उसने ये कहा है कि हम जाति से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें अल्टीमेटली गरीबी पे जाना, यानी रिक्शा वाला, कुली, धोबी, सफाई कर्मचारी, ये सारे लोग बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जो राजनीति की बात 100% एग्री करता हूं। यही आप ही की बात पर जवाब दे रहे हैं। एक जवाब, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। कर लीजिए। मैं अपनी बात कर लूं। यही हाल वीपी सिंह का हुआ था जब उन्होंने मंडल कमीशन लाया था। वो कुछ दिनों के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद वो खत्म हो गए। उसके बाद जाति, ये बहस आपने सुन ली होगी दोस्तों। इसमें आपने साफ सुना होगा कि जातिगत जनगणना की, जनसंख्या की गणना की बात हो रही है, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं देश के, उसके बारे में सवाल और जवाब डिबेट से गायब थे। यहां यादवों की बात हो रही थी, कुर्मियों की बात हो रही थी, ऐसे लोगों की बात हो रही थी जिनका शासन प्रशासन में काफी बड़ा दबदबा है, लेकिन वो बात नहीं हो रही थी जो इंदौर में हुई। इंदौर में एक मुसलमान युवक चूड़ी बेचने के लिए हिंदुओं के मोहल्ले में चला गया, उसकी मारपिटाई वहां कर दी कि तू नाम बदल करके चूड़ियां क्यों बेच रहा है। काश ऐसा ही राम जन्मभूमि के मंदिर में कलावा बनाने वाले मुसलमानों के साथ भी शायद ऐसा हो जाए। कह कुछ नहीं सकते, बदलता हुआ हिंदुस्तान है, बदलता हुआ इंडिया है प्रधानमंत्री मोदी जी का। क्योंकि यहाँ जब चीज़ें बदलने लगें तो सारोकार जिंदगी के हट जाते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए तीसरे मोर्चे की ब्रांडिंग जनगणना आधारित जनसंख्या के आधार पर होने जा रही है। अब इससे कांग्रेस कैसे निपटेगी? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा उत्तर प्रदेश के अंदर अगर योगी जी को है तो वो कांग्रेस नेतृत्व से है, या बाकी के देश में जो भी खतरा है, जो चुनौती है, वो कांग्रेस पेश करेगी। अब ये कांग्रेस को देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के इस तुरुप के इक्के को या तीसरे मोर्चे के इस तुरुप के गुलाम को कांग्रेस किस तरह पटकनी देगी। बस यही देखना बाकी है कि आने वाले समय में पॉलिटिक्स क्या क्या गुल खिलाएगी। क्या कांग्रेस चाल समझ पाएगी प्रधानमंत्री मोदी के इस तीसरे मोर्चे की, या जातिगत गणना के आधार पर उलझ कर रह जाएंगी सारी सियासी बातें, सारी सियासी सलवटें क्या उन रास्तों को खराब कर देंगी जिन रास्तों से होकर के कांग्रेस अपने विजय का सपना देख रही है, या संघ शाश्वत सत्य के साथ प्रधानमंत्री मोदी की इस चाल में भी उनको कामयाबी दिला पाएगा। बस यही देखना होगा इस विश्लेषण के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आता रहूंगा आपके बीच। अच्छा लगे विश्लेषण तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।